हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 21 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है आउटकम ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। ये लास्ट टाइम हम COP28 से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस के लिए 2024 में 100% आएगा। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो COP28 में शुरू किए गए हैं। इस आर्टिकल में मैंने जिक्र भी किया है, उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है आपके प्री पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए और मेंस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के बारे में। उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, कंसर्न हैं, उस पर बात करेंगे और जो उसके सैलिएंट फीचर्स हैं उस पर बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी आपके प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। दोनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आउटकम्स ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। COP आउटकम्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया के लिए कैसा रहा COP28 पूछा जा सकता है, और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो अभी तक के रिज़ॉल्व नहीं हुए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसे रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है क्लाइमेट जस्टिस के पर्सपेक्टिव से। इस तरह के क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई ऐसे नए इनिशिएटिव हैं जो आपको डायरेक्टली प्री में पूछे जा सकते हैं, इसलिए भी मैंने ये आर्टिकल लिया है। ऑलरेडी हम आउटकम्स डिस्कस कर चुके हैं कई बार, एक बार और कर लेते हैं। कहीं पर भी अपन कमी नहीं छोड़ना चाहते। COP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें 100% ये बनना चाहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट आउटकम, वापस लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात करेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में अब तक तो याद हो गया होगा। 2013 COP19 में पहली बार जो है LND फंड बनाने के लिए एग्रीमेंट हो चुका था। फॉर्मली एग्री कर चुके थे सारे मेंबर्स, ठीक है। और पिछले COP में COP27 में फॉर्मली एग्रीमेंट रीच हो गया था कि हाँ ठीक है, इसे बना लिया जाएगा, बनाएंगे, अगले साल ऑपरेशनलाइज कर देंगे। COP28 जो कि दुबई वाला था, इसमें फाइनली इसे ऑपरेशनलाइज करने का डिसीज़न ले लिया गया है, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल कमिटमेंट किए गए हैं अभी तक के वो कितने हैं? केवल और केवल 790 मिलियंस हैं, ठीक है। बिलियंस में चाहिए, इवन ट्रिलियंस में चाहिए। उसमें कितना कमिटमेंट किया गया है? 790 मिलियन, बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप देखें क्लाइमेट जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, तो क्लाइमेट जस्टिस के एडवोकेट जो कर रहे थे लोग, उनके हिसाब से ये शुरुआत है और उनके लिए ये विन है। लेकिन अगर आप US की बात करें तो US जो कि सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एमिटर रहा है, उसने इसमें कंट्रीब्यूशन कितना किया है? केवल $17.5 मिलियन, दैट्स इट। और ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि कम से कम US जैसी कंट्री जिसके पास इतना पैसा है और ख़ुद इतना जो है एमिट कर रहा है, डेमोक्रेट गवर्नमेंट है जो कि क्लाइमेट समिट को सपोर्ट करती है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी US का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा कम है। LND फंड का अगर बात करें तो इसे कौन एडमिनिस्टर करेगा? वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करेगा। टोटल 4 सालों के लिए वर्ल्ड बैंक को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, एडमिनिस्टर करने के लिए दिया गया है। एक इशू इसमें जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लीज डेवलपिंग कंट्रीज़ है, स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड है जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल है, और लॉस एंड डैमेज फंड का उन्हीं को जो है सारा पैसा मिलना चाहिए। वो लोन फॉर्म में ना मिलते हुए ग्रांट फॉर्म में मिलना चाहिए। लोन में क्या होगा? लोन में उन्हें चुकाना पड़ेगा, ग्रांट उन्हें वापस नहीं करनी पड़ती है। तो वो यही चाहते हैं कि इस फंड को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए बना दिया जाए, और जो पैसा हो वो ग्रांट के फॉर्म में मिले, ना कि लोन के फॉर्म में। लोन में उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, इवन अगर आपको 0.01% भी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़े तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ही। तो ये लोन ना देते हुए, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इस वनरेबल कंट्रीज़ हैं, स्मॉल डेवलपिंग नेशंस हैं, आइलैंड्स हैं, उनको ये पैसा दिया जाए क्योंकि ये उनका हक है, उनका राइट है। नेक्स्ट आउटकम है ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक फर्स्ट टाइम जो है COP28 में किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट में ही डिसाइड कर लिया गया था कि 2023 में ग्लोबल स्टॉक टेक होगा,
और उसके हर 5 साल बाद अगला 2028 में होगा। बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक है क्या, ये समझते हैं। पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम लोगों ने जो पेरिस एग्रीमेंट किए थे उसमें कई सारे टारगेट सेट किए थे ताकि हमारे पूरे दुनिया का, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री से अधिक ना बढ़े। इसके लिए हमने कई सारे टारगेट सेट किए थे। तो वो टारगेट कलेक्टिवली हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हम वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, इसका जो असेसमेंट है उसको क्या कहा गया है, ग्लोबल स्टॉक टेक असेसमेंट बेसिकली कहा गया है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जो है 2015 के बाद, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये ग्लोबल स्टॉक टेक किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल को ट्रांजिशन अवे की बात की गई है ना। सबसे फर्स्ट टाइम किया गया है। कोल को हमने फेज डाउन करने की बात 2021 वाले COP26 ग्लासगो समिट में कर ली थी। और अब फाइनली हमने कोल, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, ओवरऑल सारे फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड कर लिया है। और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो ट्रांजिशन अवे यूज़ की गई है। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने की बात भी की गई है। लगभग 20 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करने के लिए प्लेज किया है। द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एनर्जी सिस्टम अलोन। दे कैन कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। जो फॉसिल फ्यूल है उसका ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर में है। इसका मतलब पेट्रोलियम और कोल और क्रूड ऑयल जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, डीजल वगैरह सारी चीज़ें है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज़ हो रही है वो कंटिन्यूली यूज़ होगी। लेकिन इससे जो बनने वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में इन सब का ट्रांजिशन हम करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर में फॉसिल फ्यूल के ट्रांजिशन की बात की गई है। प्लास्टिक सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में अभी भी आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप फॉसिल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो इन सेक्टर में अभी भी फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ किस सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में फॉसिल फ्यूल के ट्रांजिशन की बात की गई है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। द डिक्लेरेशन ऑल्सो रिफर्स टू ट्रांजिशनल फ्यूल सच एस नेचुरल गैस फॉर एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें ट्रांजिशनल फ्यूल की भी बात की गई है जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी एंश्योर करने की बात की गई है। ट्रांजिशनल फ्यूल यहाँ पर कौन सा है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को यहाँ पर इन लोगों ने क्लीन फ्यूल माना है, फॉसिल फ्यूल में इंक्लूड नहीं किया है, इसे ट्रांजिशनल फ्यूल माना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पहला पॉइंट कि जो फॉसिल फ्यूल है उसमें ट्रांजिशन केवल और केवल एनर्जी सेक्टर में होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं होगा, एग्रीकल्चर में नहीं होगा, प्लास्टिक में नहीं होगा। जितनी भी प्लास्टिक है वो कैसे बनती है, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके। तो इन सेक्टर में ट्रांजिशन नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांजिशनल फ्यूल जैसे कि नेचुरल गैस यूज़ किया जा सकता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो नेचुरल गैस अभी भी यूज़ किया जाएगा। बट दिस फॉल शॉर्ट ऑफ ट्रू क्लाइमेट जस्टिस एज इट अलाउ इंडस्ट्री टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन द बिजनेस एज यूजुअल मॉडल। ठीक है, लेकिन ये क्लाइमेट जस्टिस के अगेंस्ट है क्योंकि अभी भी जैसा धंधा चल रहा है उसी तरीके से बिजनेस चलने वाला है। साथ ही में कई सारे ऐसे टर्म यूज़ किए गए हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी। ये सारी टेक्नोलॉजी जब तक कि हम यूज़ कर रहे हैं तब तक के फॉसिल फ्यूल कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोल पावर प्लांट में कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी अगर लगा देते हैं तो आप नए पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कोल के खोल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन फाइनेंस के बारे में। COP28 में ग्रीन फाइनेंस का क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंस की जब भी बात करेंगे तो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो हमेशा डिमांड करती है कि डेवलप कंट्रीज़ तो ग्रो कर गई, डेवलप्ड हो गई, ये सारे फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके, चीपर रिसोर्सेज का यूज़ करके। अब जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ रहा है जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बढ़ रही है। तो फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो उनके ट्रांजिशन में मदद करे। दो तरीके से मदद कर सकते हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करे, है ना। जो जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है पेटेंटिंग करके रखें वो सारे पेटेंट छोड़े और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें वो टेक्नोलॉजी दे, ग्रीनर टेक्नोलॉजी, ताकि उन्हें वो सस्ते में उपलब्ध हो सके। फॉर एग्जांपल सोलर में जिस तरीके से किया जा रहा है ना, अब सोलर में सब्सिडी के साथ 2 से 3 रुपए में एक यूनिट
पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है ना। ऐसे देखें तो 10 से 11 रुपये लगभग लगेंगे, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी, अब कम होते जा रही है जैसे जैसे इनोवेशन होते जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफ़र करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्रीनर टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम किया जा सकेगा आसानी से, और उनका डेवलपमेंट भी हो पाएगा, है ना, चीपर डेवलपमेंट भी हो पाएगा। दूसरा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ मांगती है वो मांगती है पैसा। ऐसा करो, तुम हमें पैसा दो, क्योंकि तुम लोग तो बहुत पैसा कमा लियो और सारा पॉल्यूशन तुमने कियो, अब तुम चाहते हो कि हम पॉल्यूशन ना करें, तो तुम लोग हमें फंडिंग दो। अगर तुम हमें फंडिंग दोगे तो हम लोग फिर ग्रीनर टेक्नोलॉजी जो कि अफोर्डेबल नहीं है उसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा से डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टैंड रहा है। अब बात करते हैं, द फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड नेशन टू टेक द लीड इन क्लाइमेट फाइनेंस। जो जीएसटी में जो फाइनेंशियल सेगमेंट है उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस की। ठीक है, जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो कौन करेगा? डेवलप कंट्रीज़ करेगी। किसके आधार पर? कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का भी रेफरेंस दिया गया है, लेकिन जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वो स्केप्टिकल है कि प्राइवेट सेक्टर कोई पैसा वैसा नहीं देता, तुम लोग फालतू एग्रीमेंट में डाल देते हो कि प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा। प्राइवेट सेक्टर से वहीं कंट्रीब्यूट करता है जहां उन्हें प्रॉफिट दिखाई देता है। ठीक है, और जो एक इशू रहा है वो ये है कि ग्रांट बेस्ड फाइनेंस अभी भी लैकिंग है ना। जितना भी पैसा इन लोग दे रहे हैं लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, जिसमें एलएनडी में भी मैंने बात की थी कि लोन के फॉर्म में सारा पैसा दिया जा रहा है, ग्रांट के फॉर्म में देने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट है COP28 ऑल्सो विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म टू सपोर्ट डेवलपिंग नेशन इन देयर ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो COP28 में इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश की गई है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट किए जाने की बात की गई है ताकि वो ट्रांजिशन करें किसमें? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड में भी जो है फ्रेश सपोर्ट किया गया है। $3.5 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। एडाप्टेशन फ़ंड की बात करें, एडाप्टेशन फ़ंड में $188 मिलियन भी डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा सपोर्ट किया गया है COP28 में। ठीक है, तो ये हमारी फाइनेंस मैकेनिज्म हो जाएगी। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ऑलरेडी पता है, पार्ट ऑफ UNFCCC है ये। 2010 COP16 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंचियोन, साउथ कोरिया में। ठीक है, शुरू में वर्ल्ड बैंक जो है इसका ट्रस्टी था, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट चेंज करके इंचियोन, साउथ कोरिया में कर दिया गया। ये बेसिकली इस्टेब्लिश क्यों किया गया है? रिच कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड मोबिलाइज करने के लिए ये फंड बनाया गया है। इस्टेब्लिश टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ विथ क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन एंड मिटिगेशंस मेजर। ठीक है, तो जो मिटिगेशन और एडाप्टेशन मेजर्स ले रही है डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलरली फ़ंड बनाया गया है। सिमिलरली एडाप्टेशन फ़ंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? 2001 में इस्टेब्लिश किया गया टू फाइनेंस कॉन्क्रीट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बेसिकली जो एडाप्टेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसे फाइनेंस करने के लिए एडाप्टेशन फ़ंड बनाया गया। इसे मैनेज कौन कर रहा है? एडाप्टेशन फ़ंड बोर्ड। इनिशियली वर्ल्ड बैंक मैनेज कर रहा था, उसके बाद ये बोर्ड बनाया गया, एडाप्टेशन फ़ंड बोर्ड, इसे ये मैनेज करता है। फाइनेंस फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक्टिविटीज़। जो CDM मैकेनिज़्म है, CDM, ये क्योटो प्रोटोकॉल की मैकेनिज़्म है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या कर रही है? बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करती है, उससे जो पैसा मिलता है उसी से 2% जो प्रोसीड होती है, नेट प्रोसीड्स, वो एडाप्टेशन फ़ंड में डाली जाती है, और इसी के थ्रू बाकी प्रोजेक्ट फाइनेंस किए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है, आप ये क्योटो प्रोटोकॉल में देख सकते हैं एक बार। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि एडाप्टेशन फ़ंड 2001 में बनाया गया था, UNFCCC का पार्ट है, और इसे जो मैनेज कर रहा है वो एडाप्टेशन फ़ंड बोर्ड कर रहा है। इसका मेन पर्पस क्या है? जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एडाप्टेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको फाइनेंस करना। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये बेसिकली हमारे
क्लाइमेट फाइनेंसिंग वाला जो डायमेंशन है COP28 का वो हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, ये लाइन आप नोट कर लीजिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। द COP28 प्रेसिडेंसी ऑल्सो इंट्रोड्यूस अल्टेरा, an investment initiative with ambitious goal to globally mobilize an unprecedented sum of 250 billion by 2030। तो COP28 में अल्टेरा करके इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें ये टारगेट किया गया है कि $250 बिलियन मोबिलाइज किया जाएगा बाय 2030। इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP प्रेसिडेंसी के द्वारा, मतलब UAE के द्वारा, दुबई के द्वारा ये शुरू किया गया है। इतने एफर्ट के बाद भी देखें तो एनुअली 194 से 366 बिलियन डॉलर एनुअली एडाप्टेशन फंड की कमी है। ठीक है, इतना फंड की और ज़रूरत है एडाप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग डायमेंशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडिया कैसे फेयर किया है, इंडिया के लिए कैसा रहा COP28। तो पहली बार जो है क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को साथ में जोड़कर देखा गया है। द UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ केम इनटू बीइंग एट COP28 थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ COP28 प्रेसिडेंसी विद द WHO के साथ मिलके, COP प्रेसिडेंसी के साथ मिलकर के जो है क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन में शामिल किया गया है COP28 के। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो क्लाइमेट चेंज है उससे होने वाले जो हेल्थ इम्पैक्ट हैं उसके बारे में चीज़ें डिस्कस की गई है। एक्नॉलेज किया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है ना। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, बेसिकली अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करते हैं तो जो हेल्थ है लोगों की वो इम्प्रूव होगी। फॉर एग्जांपल जो अर्बन एरियाज़ में पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन रिडक्शन होगा। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो भी कम होगी। ठीक है, तो पहली बार जो है क्लाइमेट के साथ हेल्थ को जोड़ करके देखा गया है, लेकिन इसमें इंडिया ने साइन नहीं किया है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में। 123 कंट्री है जिसने इस डिक्लेरेशन में साइन किया है और कमिट किया है $1 बिलियन टू एड्रेस ग्रोइंग क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस। $1 बिलियन कमिट किया गया 123 कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है। ये आपको याद रखना है। इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है अभी जो है ग्रो कर रहा है, और अगर इंडिया जो है इसमें साइन कर लेता तो इंडिया को कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ते जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले हैं, ताकि जो हेल्थ सेक्टर है उसे भी ग्रीन किया जा सके। और अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया को जो हेल्थ केयर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती उसको डेवलप करने की। अभी ऑलरेडी हमारे डेवलपिंग स्टेज में, तो हम इतना ज़्यादा कॉस्ट वहन नहीं कर सकते। वैसे ही इंडिया में जो हेल्थ केयर है वो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट अगर एक्सपेंडिचर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया ये सारी चीज़ें रिस्क नहीं ले सकता था। ये प्रीलिम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसे ध्यान देंगे। ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च इन COP26 रिसीव रिन्यू अटेंशन एट COP28। ठीक है, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में आपको आ सकता है। ये कब शुरू हुआ था, लॉन्च किया गया COP26 ग्लासगो समिट में। इसमें जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है ये इसका सेक्रेटेरिएट बन गया है। ठीक है, ये इसका नया सेक्रेटेरिएट है। CCAC के ऊपर प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्लोबल मीथेन प्लेज, इसका नया सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, उसका नाम क्या है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशंस। ठीक है, इसमें जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या प्लेज किया है, उन्होंने $1 बिलियन की न्यू ग्रांट प्लेज की है वो सारे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वेस्ट एंड गैस सेक्टर। ठीक है, तो $1 बिलियन प्लेज किया गया है कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि जो मीथेन है उसके एमिशन को कम किया जा सके। कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वेस्ट एंड गैस सेक्टर में। ऑब्वियसली इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। 150 कंट्रीज़ ने जो है ये प्लेज की है फॉर रिड्यूसिंग CH4 है ना, मीथेन एमिशन, पर इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है ये आप लोगों को पता है ना। कैसे पता है, इंडिया का जो मीथेन एमिशन है वो कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर से। CH4 एमिशन जनरली जो पैडी है उसी से होता है। इस पे भी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पैडी फील्ड से किस गैस का सबसे ज़्यादा एमिशन होता है,
CH4 का। तो अगर एग्रीकल्चर में है ना हमें रिडक्शन करना पड़ेगा तो हम पैडी को बेसिकली जिस तरीके से हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, हमारे फार्मर के लिए हम कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते, तुम किसी और जगह देख लो। इंडिया ने बोला कि वैसे भी CH4 अल्टीमेटली CO2 5-10 साल में बन ही जाता है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है आपको, CH4 जो है कन्वर्ट हो जाता है CO2 में डिकेड, 1 या 2 डिकेड में, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म लिखा था, इसी तरीके की चीज़ पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो इंडिया ने इसलिए इसे भी सिग्नेचर नहीं किया है इस पर्टिकुलर ग्लोबल मीथेन प्लेज में। ये आपको पता होना चाहिए GMP इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, इंडिया ने साइन नहीं किया, उसके रीजंस। ठीक, अब बात करते हैं COP के टेक अवेज। फाइनली क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। पहली बार जो है COP का आउटकम देखें तो बहुत सारे ऐसे थे जो कि पहली बार चीज़ें हो रही थी, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ फर्स्ट टाइम हुआ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रोल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। ये पॉइंट नया है। ठीक है, अभी तक के नहीं आया था किसी भी आउटकम में, पहली बार जो है एक्नॉलेज किया गया है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को, किसके कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लांट लगाओ, वेटलैंड डेवलप करो, ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सके। ये सारे क्या हो जाएंगे, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जो फर्स्ट टाइम जो है किया गया है वो क्या है, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम की गई है। फर्स्ट है हेल्थ और क्लाइमेट को साथ में जोड़कर, दूसरा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रोल को एक्नॉलेज किया है, और थर्ड है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। 134 कंट्री ऑल्सो एग्री टू लैंडमार्क डिक्लेरेशन टू ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम। इंडिया ने इसमें भी साइन नहीं किया होगा। 134 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन में साइन किया है, जो किससे रिलेटेड है, ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम पे। कुछ इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में बने हुए हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल सब्सिडी डेवलप कंट्री फेज़ आउट करना चाहती है, पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है। वहीं डेवलपिंग कंट्री इसके फेजिंग आउट को रिफ्यूज़ कर रही है, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी ग्रोथ है, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी, और डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतने सारे लोग गरीब हैं, पहले उन्हें खाना मिलना ज़रूरी है, उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। ऐसा जो है इंडिया का अभी तक के स्टैंड रहा है, इसलिए इंडिया फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को ख़त्म करने के विरोध में है, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इसके विरोध में है। इसके अलावा अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करने की बात की जा रही है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को, लेकिन ऐसा कुछ मैकेनिज़्म नहीं बनाई गई कि कौन कितना काम करेगा इसे ट्रिपल करने के लिए। किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रांजिशनिंग अवे की गई है, लेकिन कैसे ट्रांजिशन करेंगे इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स नहीं आई है। तो ये सारे इश्यूज़ क्या हैं, अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंसिंग की बात करें तो 2009 के कोपेनहेगन समिट में डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बाय 2020 लगभग $100 बिलियन मोबिलाइज़ करके डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे। तो ये जो टारगेट है ये भी अभी अचीव नहीं हो पा रहे हैं। जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो भी अभी इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये इश्यूज़ जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं अभी भी बने हुए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो COP28 के जो आउटकम है वो मिक्स बैग हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ अभी भी इश्यूज़ बने हुए हैं। जैसे कि LND ऑपरेशनलाइज हो गया है, लेकिन उसमें जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो बहुत ही कम है। इसी तरीके की चीज़ें आपको इश्यूज़ में लिखनी होगी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ओवरऑल आपको जो आर्टिकल है समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है टेलीकॉम बिल, व्हाट इट सेज, व्हाट कंसर्न इट रेजेस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। कल ये आर्टिकल द हिंदू में भी आया था। 2-3 जगह से आर्टिकल क्लब करके जो बेस्ट आर्टिकल था वो हम लोग ले रहे हैं। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली डायरेक्टली एक्ट बहुत कम पूछे जाते हैं। केवल एक एक्ट पूछा गया है पिछले 5-7 साल उठा के देखें तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीकॉम बिल नहीं आ सकता या टेलीकॉम एक्ट जो बनाया जा रहा है वो नहीं आएगा। इसलिए हम प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में पूछने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं न्यूज़ में क्यों है। द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस किया गया है मंडे को लोकसभा में।
इस बिल के थ्रू रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइसेंसिंग की जा रही है। बेसिकली जो ये बिल है वो पुराने बिल को रिप्लेस करेगा। कौन कौन से बिल को रिप्लेस कर रहा है? द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1993 एंड द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। अगर आप ये एक्ट देखें तो ये सारे एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस के हैं, सिर्फ एक एक्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है। टेली कम्युनिकेशन की अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो टाइम के साथ बहुत बदल चुकी है और उसके साथ जो है लॉ के जो प्रोविज़न्स हैं उसे भी बदलने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो चेंज किया जा रहा है, जो नया बिल लाया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय के लिए। आज की जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, उसके पर्सपेक्टिव से बेसिकली जो हाईलाइट है आर्टिकल की वो समझते हैं और जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्या है हाईलाइट? द बिल सीक टू सिंप्लीफाई द करेंट लाइसेंसिंग रिजीम। ये बेसिकली जो बिल है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने में हेल्प करेगा। जो करंट लाइसेंसिंग रिजीम है उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर रहा है। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट इशू मोर देन 100 टाइप ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एंड परमिशन करेंटली। द बिल सीक टू क्लब मैनी ऑफ दिस इन अ सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस। जब भी आपको लाइसेंसिंग लेनी रहती है या रजिस्ट्रेशन या परमिशन कराना रहता है तो ऐसी 100 तरह की चीज़ें करवानी पड़ती है। टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ये सारी चीज़ें इशू करता है। अब से जो नया बिल है इसमें बहुत सारी जो परमिशन है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेज हैं, इसे सिर्फ एक ही फॉर्म भर दिया जाएगा और इसके थ्रू सारे क्लियरेंसेस दिए जाएंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं प्रोसेस का, ताकि आसानी से लाइसेंसिंग दी जा सके, है ना। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, वाइल द ऑक्शन विल रिमेन द प्रिफर्ड वे टू असाइन स्पेक्ट्रम outside of satellite communication, administrative allocation will be done for sector like metro rail, community radio, defense, railway and police। जनरली जो स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है? ऑक्शन के थ्रू, है ना। 2G घोटाला हुआ था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट निर्देश थे कि जितना भी स्पेक्ट्रम होगा उसको हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे। किसके थ्रू? ऑक्शन करके। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाता था यूपीए गवर्नमेंट के समय में, और इसके कारण उस समय टेलीकॉम के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत कम हुए थे। ऑक्शन के कारण जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्योंकि ऑक्शन से स्पेक्ट्रम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेक्ट्रम के थ्रू हम करते क्या हैं? अगर ये थोड़ा बेसिक चीज़ समझें तो स्पेक्ट्रम के थ्रू हम जितनी भी कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज़, फॉर एग्जांपल जियो, भारती मित्तल, एयरटेल, ये लोग क्या करते हैं? एक फ्रीक्वेंसी खरीदते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बीच में वो अपना जो भी कॉल होंगे उसको क्या किया जाएगा? उसी के थ्रू जो है भेजा जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी में वो कॉल भेजी जाएगी। अब सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो इंटरफेरेंस होने की संभावनाएं नहीं रहेगी और कॉल ड्रॉप जैसी इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो स्पेक्ट्रम जो है कौन एलोकेट करता है? सरकार। एलोकेट कैसे करती है? ऑक्शन के थ्रू। सारी कंपनीज़ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम खरीदेंगे कि मुझे इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जो कि सिर्फ जियो के लिए होगी। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन कैसे करते हैं कि सरकार ने मान लो कि दिल्ली मेट्रो को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दे दिया कि ये बताइए कि ऐसा करिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी जिस पे आप काम करेंगे वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 500 मेगाहर्ट्ज़ है ना। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। 300 गीगाहर्ट्ज़ से 200 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं? हम एलोकेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन में क्या होगा? हम डायरेक्टली सरकार जो है एलोकेट करेगी। किस किस फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होता है? मेट्रो रेल हो गई, कम्युनिटी रेडियो हो गया, है ना, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 10.5 या 10.3। इसी फ्रीक्वेंसी में हमारा जो रेडियो है ऑल इंडिया रेडियो ये चलता है। तो इसका एलोकेशन कौन करता है? सरकार करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनएडवर्टेंट लैप्सेस एंड टू फैसिलिटेट कंप्लायंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। बेसिकली क्या किया गया है? वॉलंटरी डिस्क्लोजर को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया है? एक
प्रोविज़न ऐड किया गया है जिसके थ्रू कंप्लायंस को बढ़ाया जाए। अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ कुछ गड़बड़ी कर देती, कुछ लैप्सेस आ जाते हैं, तो वो वॉलेंट्री डिस्क्लोज़ कर दें कि हमारे से ये गलती हो गई है। ऐसी चीज़ों से क्या होगा, कंप्लायंस बढ़ेगा, है ना। और अगर इन केस गवर्नमेंट और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है या टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी डिस्प्यूट सेटलिंग मैकेनिज़्म क्या की गई है, बनाई गई है। ये 3 टायर्ड मैकेनिज़्म डेवलप की गई है, जिसमें फर्स्ट टायर में क्या होगा, एजुकेटिंग ऑफिसर को क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एजुकेटिंग ऑफिसर के पास सबसे पहले जो भी डिस्प्यूट होगा वो जाएगा, उसके बाद डेजिग्नेटेड कमिटी ऑफ अपील्स के पास जाएगा, और फिर लास्ट में टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल पे क्या कर सकते हैं आप, लास्ट जो टायर होगा वो यहाँ ये टीडी सेट होगा, जिसमें आप जा सकते हैं और जो भी आपका डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस तरह के पॉइंट आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं पहले भी, कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है या नहीं है। इस तरीके का पॉइंट यूपीएससी में आ चुका है बेनामी एक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 टायर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म बनाई गई है इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, entities have been mandated to carry out biometric authentication of user to curb fraud। जो एंटिटीज़ हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैं, उनको जो है कहा गया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। किसका, जो यूज़र हैं उनका। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा तो क्या होगा, फ्रॉड को रोका जाएगा, जो साइबर फ्रॉड हैं उन्हें रोका जाएगा। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिम से रिलेटेड फ्रॉड है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैंने एक आर्टिकल में एक्सप्लेन भी किया था कि जो सिम बोर्ड है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा अभी क्या हो रहे हैं, फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोग दूसरे के नाम पे सिम ले लेते हैं और उसको यूज़ करके क्राइम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। लेकिन इससे जो है कंसर्न भी रेज होता है, वो क्या है, यूज़र की प्राइवेसी जो है अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के जो कंपनीज़ हैं उनके पास इतनी ज़्यादा पावर दे दी जाएगी तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ भी आएँ, यूज़र की जो प्राइवेसी है उसका भी वायलेशन हो सकता है। बिल ऑल्सो एम्पावर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और स्पेसिफिकली ऑथराइज ऑफिसर टू सीक इंटरसेप्शन, डिस्क्लोजर एंड सस्पेंशन पावर इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये सबसे कंसर्न वाला जो प्रोविज़न है वो यही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो इंटरसेप्शन कर सकता है, आपके कॉल का इंटरसेप्शन कर सकता है, डिस्क्लोज भी कर सकता है, और कंपनीज़ को कह भी सकता है कि आप बताइए कि इनके बीच में क्या बातचीत हुई हैं। ठीक है, और सस्पेंड कर सकता है टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी पावर्स हैं ना। उस समय हो सकता है कि किसी भी कंपनी को बोल दे कि आप अभी अपनी कॉलिंग बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी का समय है, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक सेफ्टी के लिए सारे जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विसेज, उसको रोका जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के थ्रू। और यही जो प्रोविज़न है बड़ा कंसर्न वाला भी है, बहुत सारे लोग इसमें कंसर्न रेज कर रहे हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी का भी हनन हो सकता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार ने ये प्रोविज़न डाला है। द बिल ऑल्सो एम्पावर द सेंटर टू टेक ओवर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड नेटवर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और इन द इवेंट ऑफ वॉर। बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर भी दे रहा है कि वो मैनेजमेंट कर सकें पूरा का पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, है ना। मान लीजिए वॉर हो जाती है तो कौन सी चीज़ें न्यूज़ में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ न्यूज़ में नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज़ का ब्रॉडकास्ट होगा, कौन सी चीज़ का नहीं होगा, ये सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, केंद्र सरकार कर सकती है अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है या फिर नेशनल सिक्योरिटी जैसी सिचुएशन आती है। अब बात करते हैं एलोकेशन वर्सेस ऑक्शन की। ठीक है, जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी है, इलॉन मस्क की स्टारलिंक। इसमें क्या होता है, इस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज में लास्ट मील कनेक्टिविटी तक आप क्या पहुंचा सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू आपको हर जगह ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत नहीं है, जहां पर आप ब्रॉडबैंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर और बहुत सारी चीज़ें केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप सैटेलाइट सर्विस यूज़ करेंगे तो बहुत लास्ट मील कनेक्टिविटी, दूर दूर रिमोट एरिया तक इंटरनेट को पहुँचाया जा सकता है। अभी तक के इंडिया में जो सैटेलाइट सर्विसेज है उसके लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं थे और इसलिए सैटेलाइट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। ठीक है, कौन कौन सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, भारती एयरटेल, वन वेब। ठीक है, इन भारती एयरटेल की वन वेब जो सैटेलाइट सर्विस है वो, इलॉन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़ॉन की क्यूपर, ये सारी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं। ठीक है, इसमें
ये इशू आ रहा है कि एलोकेशन होना चाहिए इन सैटेलाइट सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम का, या फिर क्या होना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए। जो मेन इशू आ रहा है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का, उसका रीज़न ये है कि अनलाइक टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम which is used for mobile communication, satellite spectrum has no national territorial limit. It is therefore coordinated and managed by ITU, which is a specialized agency of United Nation. Basically जो issue आ रहा है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन हैंडल करता है ना, वो बेसिकली उसकी टेरिटोरियल लिमिट है। इंडिया के अंदर जो है हम ऑक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है उसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं है। और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कौन मैनेज करता है, ITU करता है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। अगर ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा तो ऑक्शन कैसे कर सकता है इंडिया, है ना। और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का ऑक्शन नहीं होता है, सिर्फ एलोकेशन होता है। अगर आप बात करें जियो की, तो जियो क्या चाहता है, ऑक्शन हो, ठीक है। और भारती मित्तल की बात करें जिनका वन वेब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, उनकी अगर आप बात करें तो वो ये चाहते हैं कि एलोकेशन हो। सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि रिमोट एरिया में भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। और रिमोट एरिया में अगर लोगों की परचेसिंग पावर हाई होती तो वो नॉर्मल जो ब्रॉडबैंड है वही पहुंच जाता वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच पा रहा है और परचेसिंग पावर उनकी ज़्यादा नहीं है, तो जो इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू पहुँचा जाएगा उसकी कॉस्ट कम होना चाहिए। और जो भारती मित्तल जी का आर्गूमेंट है वो एकदम सही है कि जो सैटेलाइट सर्विसेज है अगर आप स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कॉस्ट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रिमोट वाले जो लोग हैं उनको एक्सेस वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो। इसलिए जो है क्या करने की ज़रूरत है, एलोकेशन करने की ज़रूरत है, ना कि ऑक्शनिंग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जो प्राइसिंग है स्पेक्ट्रम की और मेथडोलॉजी ऑफ एलोकेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, ट्राई डिसाइड करेगा। ट्राई क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को, ठीक। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस रेगुलेशन। 2022 का जो ड्राफ्ट था, जो बिल था टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस का, वो बिल में डायरेक्टली मेंशन किया गया था व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ऐप को, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत लोगों ने अपोज़ की, तो 2023 का जो बिल है, जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, उस बिल में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि ये सारी चीज़ें, है ना, इंक्लूड हो सकती हैं। इतनी ब्रॉड डेफिनेशन रखी गई है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें भी इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आ जाएंगी, है ना। मैसेजेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एनी साइन, सिग्नल, राइटिंग, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, डेटा स्ट्रीम, इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन सेंड थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। और ये सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, इंस्टा से भी कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो ये बिल की जो डेफिनेशन है इतनी ब्रॉड है कि ये सारी चीज़ें भले ही एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी गई हैं लेकिन उसके बाद भी इंक्लूड हो रही है। जो सिविल सोसाइटी है और इंडस्ट्री का एक सेक्शन है वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो बिल है वो पोटेंशियली ओपन कर देगा डोर किसके लिए, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए, कि ये सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी वो रेगुलेट कर सकते हैं। और फिर अगर ये सारे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करेंगे तो जो प्रोविजंस हैं नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, इंटरसेप्शन के नाम पे, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा हनन हो सकता है। ये बेसिकली हमारे कुछ कंसर्न्स हो जाएंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।